गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, यानी कि आज ही अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे और आज की वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स काम के हैं, जो जो लाइन काम की है एमसीक्यू में आ सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट अचीविंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि कुछ इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ करो ताकि आपको अपने कॉम्पिटिटर से कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास रहे, ताकि आप इंडस्ट्री में अच्छा प्ले कर सको। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लाइन जो काम की एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अपने पास आता है 4 एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इंटीग्रेशन। बिजनेस इंटीग्रेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है पीपल, एक होता है ऑपरेशन स्ट्रेटजी और एक टेक्नोलॉजी। यहाँ ऑपरेशंस का मतलब होता है डे टू डे एक्टिविटीज़। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, पीपल, ऑपरेशन स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी। इनमें से आपसे एक एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कौन सा पार्ट नहीं है बिजनेस इंटीग्रेशन का। आपको एक चेंज कर देंगे, टेक्नोलॉजी की जगह कुछ और दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मैकेंजी 7S। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मैकेंजीज क्या है? एक कंसल्टिंग फर्म है, उन्होंने 7S के बारे में बता रखा है। तो उन्होंने 7S को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक है हार्ड एस और एक होता है सॉफ्ट एस। हार्ड एस जो होते हैं वो डील करते हैं फैक्ट एंड रूल्स, डील विथ फैक्ट रूल्स। और सॉफ्ट टेस्ट होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू चेंज होते हैं, यानी कि आप उसको इजीली चेंज नहीं कर सकते। तो एक तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू चेंज कौन सा होता है, हार्डेस्ट होता है या सॉफ्टेस्ट होता है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है। और एक एमसीक्यू ये आ सकता है हार्डेस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम। ठीक है, और सॉफ्ट टेस्ट में आता है स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यूज़। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हार्डेस्ट में आता है, कौन सा सॉफ्टेस्ट में आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेजी 7S। उसके बाद अपने पास बीच में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले अपन को दे रखा है एंटरप्रेन्योरियल। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि एक्ट इन डुअल कैपेसिटी बोथ ओनर मैनेजर। यानी कि आप शुरू में कोई सा भी स्टार्टअप शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, सारा परचेज, सेल्स, जो भी सारा डिपार्टमेंट एक जना ही संभालता है। कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशियल स्टेज में आता है तो वो होता है एंटरप्रेन्योर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है लाइन। लाइन में क्या होता है? अथॉरिटीज़ फ्लो फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड अपन इसको बोल सकते हैं स्केलर टाइप या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं स्केलर टाइप और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं फंक्शनल, डिविजनल। तो आपको टिक करना रहेगा लाइन वाला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस अपन डिवाइड करते हैं पोजीशंस ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल और या फिर स्पेशलाइज्ड एरिया। तो वो होता है फंक्शनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसको अगर आप इसको अगर आप समझना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से बनता है। ये रहा, जैसे कि लाइन में क्या होता है, ये तो आप लाइन का डायग्राम देख सकते हो, ये वाला इस तरीके से ये लाइन में होता है। प्रोडक्शन वर्क मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइज़र, वर्कमैन। ये तो हो गया लाइन टाइप का। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस। फिर उसके अंदर ऐसे सब डिवाइड कर दिया। तो आई थिंक आप समझ के होंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको लाइन ध्यान रखनी है। डिविजनल कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर जोग्राफिकल एरिया जब आप डिवाइड कर दो। ईच डिवीज़न इज कॉल्ड SBO। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे होता है। डिविजनल में कैसे होता है, जैसे कि आपने गारमेंट का डिवीज़न अलग बना दिया, फुटवेयर का डिवीज़न अलग बना दिया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न। ये बेसिकली ITC कंपनी में ज़्यादा होता है, उसमें होटल अलग है, नोटबुक का अलग है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न जब आप डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है एम्प्लॉयज़। उसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयज़ हैव 2 बॉसेस, एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर और एक होता है फंक्शनल मैनेजर।
अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, ये चार्ट से आप समझ सकते हो। चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर फंक्शनल मैनेजर का ये स्टाफ हो गया और ये हो गया, और फंक्शनल मैनेजर इधर भी स्टाफ वगैरह, ठीक है। यानी कि एक ही स्टाफ है, ठीक है। 3 मैनेजर के अंडर में एक ही स्टाफ इधर काम कर रहा है। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन कई बार होता है ना, जैसे कि एक ही पर्सन है, वो सेल्स मार्केटिंग में भी एक वर्कर काम कर रहा है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट का भी वही सेम काम देखता है। तो आप देख सकते हो वो दोनों को रिपोर्ट करता है, ठीक है। फंक्शनल मैनेजर को भी, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। आप इसको यूँ समझ सकते हो, प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट आप वर्क डिवाइड करते हो। जैसे कि आपकी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला तो उसके लिए एक अलग टीम बना ली, फिर दूसरा प्रोजेक्ट मिला उसके लिए अलग टीम बना ली, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये रहा प्रोजेक्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट, अपने पास आता है नेटवर्क, या फिर आप बोल सकते हो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है, आउटसोर्सिंग, यानी कि क्रिएटिंग पॉसिबिलिटी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। यानी कि आप क्या करो, आप अपना मेन काम करो, बाकी सारे एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दो। जैसे कि हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है, तो अब हमको एडवर्टाइजमेंट करना होता है, ठीक है, एडिटिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब अपलोड करना, ये सब किसी को आउटसोर्स कर दो, उसको कुछ पैसे दे दो, बाकी सारा काम वो देखेगा। यानी कि आपका बिजनेस का कोर पार्ट पर ही सिर्फ आप फोकस करो, बाकी के नॉन कोर पार्ट है उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो। तो इसका बोल सकते हो नेटवर्क और वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद अपने पास ये अपन ने मैकेंजी 7S देखे थे, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स, शेयर्ड वैल्यूज। इसमें अपन देख लेते हैं स्ट्रेटेजी क्या होता है। इसमें अपन प्लान बनाते हैं टू अचीव गोल्स। स्ट्रक्चर क्या होता है, जॉब्स आर डिवाइडेड, ग्रुप्ड और कोऑर्डिनेटेड। यहाँ अपन कोऑर्डिनेशन देखते हैं, जॉब्स को डिवाइड करते हैं, कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिस्टम क्या हो गया, दीज आर द प्रोसेसेस, यानी कि डेली एक्टिविटीज़। स्टाइल क्या होता है, इनफॉर्मल रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ वे ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट टू आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो। उसके बाद आता है स्टाफ। स्टाफ का मतलब है यहाँ पीपल से रिलेटेड स्किल्स, आपके बिजनेस में मतलब क्या कोर कॉम्पिटेंसी वाली क्या चीज़ है। शेयर्ड वैल्यूज़, यानी कि गाइडिंग बिलीव्स, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उसको फॉलो करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि चाइल्ड लेबर का आपको यूज़ नहीं करना। तो इस तरीके से आपके कुछ भी गाइडिंग बिलीफ्स हो सकते हैं। उसके बाद होता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ 7S। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन शेयर्ड वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हार्ड एलिमेंट्स अपन देखते हैं, उसके बाद सॉफ्ट एलिमेंट्स अपन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई भी रिव्यू चेंजेस, कोई चेंजेस बाकी होता है तो अपन उस पर फोकस करते हैं। अब कुछ लाइन आपके एमसीक्यू में आ सकती है, जैसे कि स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आता है, व्हाट विल कंपनी डू। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट विल कंपनी डू, ये किसका पार्ट है। स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, शेयर्ड वैल्यूज, तो ये किस में आता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटेजी में आता है। सिस्टम में क्या आता है, व्हाट प्रोसीजर्स नीड टू बी इन प्लेस। शेयर्ड वैल्यूज में आता है व्हाट कल्चर विल बी मोर सूटेबल। स्ट्रक्चर में आता है हाउ शुड इट बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ये बुक की लाइन है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऊपर वाली भी लाइन बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने लिख रखी है, तो उसको भी आपको पूछ सकते हैं कि ये किस में आएगा, ठीक है। उसके बाद नोट दे रखा है, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, स्ट्रेटेजी में रिजल्ट इन रिक्वायरमेंट फॉर न्यू परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है, आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद 7th पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट रिटेनिंग इंडिपेंडेंस। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर कोई, आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन, लॉ की और कोस्टिंग की फैकल्टी मतलब एक साथ, अगर आप दोनों क्लासेस साथ में परचेज करते हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि 2 क्लासेस आप एक साथ परचेज करते हो, ऐसा लिखा था ना, लॉ प्लस कोस्टिंग अगर आप एक साथ परचेज करोगे अलग अलग की बजाय, एक तो आपके पास ऑप्शन होता है लॉ की अलग से परचेज़ कर लो, कोस्टिंग की अलग परचेज़ कर लो। पर अगर आप दोनों की साथ में मिलकर परचेज़ करते हो लॉ प्लस कोस्टिंग, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है 500-1000 रुपये का। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। उसमें क्या होता है, 2 जने मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा जने मिलके आ रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। तो उससे क्या होगा, सामने वाले जिसको अपन सेल कर रहे हैं उसको अपन थोड़ा बेनिफिट भी दे सकते हैं, और यहाँ अपने खुद की इंडिपेंडेंस भी है। जैसे कि अगर लॉ टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो आप उस
तो ही आप उसके खरीदोगे। अगर दोनों अच्छा पढ़ाएंगे तो ही आप कॉम्बो पैक खरीदोगे, अदरवाइज़ आप सिंगल पैक इंडिविजुअल टीचर का ही खरीद लेते हो। तो इसमें ये होता है कि सबके पास इंडिपेंडेंस रिटेन हो रही है, ठीक है। यानी कि दोनों जनों को मिलकर अच्छा काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका नहीं बिकेगा, अदरवाइज़ आप सिंगल खरीद लोगे जो अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? शेयर प्रॉफिट एंड रिस्क। अब जैसे कि होता है ना, मेले में फटा के बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो जने मिल के बेच रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल उसमें देखा जाता है लास्ट में नेट प्रॉफिट कितना हुआ उसको वो फिर अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा करेगा, इसमें पूरा मिलकर आ गए जॉइंट वेंचर। जैसे कि टाटा और स्काई दोनों मिलकर आ गए थे, तो उसको आप जॉइंट वेंचर बोल सकते हो। अब इसके टाइप्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है 7 ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। एक होता है सेल्फ एस्पेक्ट, बिहेवियरल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। ये सिर्फ नाम आप ध्यान रख सकते हो और इतना कुछ काम का नहीं है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। हार्ड में क्या होता है, अपन फाइनेंशियल या फिर क्वांटिटेटिव अपन इंफॉर्मेशन देखते हैं। सॉफ्ट में अपन क्या देखते हैं, कंसिडरेशन ऑफ ह्यूमन इनपुट। सॉफ्ट में अपन देखते हैं कि मतलब ह्यूमन ने कितना इनपुट डालना है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में अपन देखते हैं कि जिस पर्सन ने सेल्स करा है उसने अपनी तरफ से कैसे बेस्ट तरीके से कस्टमर को एक्सप्लेन करा है। क्योंकि अगर सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी होगी तभी आप ये फाइनेंशियल नंबर्स को अचीव कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपका कम्युनिकेशन ये सारी चीज़ें देखी जाती है सॉफ्ट में। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में। ये एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में आ सकता है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कौन सा इसका पार्ट नहीं है। एक होता है बिहेवियरल कंट्रोल, पर्सनल एंड कल्चरल कंट्रोल, और एक होता है रिपोर्टिंग कंट्रोल। आपको एक और दे देंगे और बोलेंगे कौन सा इसका पार्ट नहीं है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में। तो सबसे पहले बिहेवियरल कंट्रोल क्या होता है, टू एंश्योर ओनली डिजायर्ड एक्शंस टेक प्लेस। पर्सनल एंड कल्चरल कंट्रोल क्या होता है, फॉर एवरी जॉब अ पर्सन विथ अप्रोप्रिएट स्किल्स शुड बी देयर, ठीक है। जैसे कि मार्केटिंग के लिए एमबीए वाला होना चाहिए, सेम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कौन सा इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद 11th पॉइंट आता है प्रेडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर, ठीक है। आप कॉर्पोरेट यानी कि कोई भी कंपनी फेल होने वाली है, आप उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। उसके लिए दो टेक्निक्स है, एक होता है क्वांटिटेटिव मॉडल्स और एक होता है क्वालिटेटिव मॉडल्स। क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर्स की बात होगी या रेशियोज वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेटा यहाँ बात करते हैं। और क्वालिटेटिव मॉडल्स क्या होता है, यहाँ अपन देखते हैं पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। दोनों को ही अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मॉडल्स यानी कि फाइनेंशियल मॉडल, जिसमें सबसे पहले अपने पास आता है ऑल्टमैन जेड स्कोर। इसमें क्या होता है, अपन कंसीडर करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स एट ए सिंगल टाइम। जैसे कि यहाँ अपन सेल्स को भी कंसीडर कर लेंगे, वर्किंग कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सीबीआईटी, इन सब को अपन सिंगल टाइम पे ही कंसीडर करके निकालते हैं। क्या मतलब इसका एक्यूरेट रहेगा, अगर आप निकालोगे उसका सक्सेस रेट कितना रहेगा। जैसे कि आपने निकाला ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो अब उसके कितने परसेंट चांस है कि ये कंपनी फ्यूचर में बैंकरप्ट होगी। उसके 72% एक्यूरेसी के साथ ये मॉडल वर्क करता है। तो इसका फार्मूला होता है जेड स्कोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1x5। अब ये 1.2 1.4 ये सब कोफिशिएंट है, यानी कि हर क्वेश्चन में ये डिजिट सेम रहने वाली है। 3.3 0.61 सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या होगा, x1 x2 x3 x4 x5। अब x1 कैसे निकालोगे, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x2 होता है रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x3 क्या होता है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। x4 क्या होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। x5 होते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्या दे देंगे, सिर्फ आपको वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। वर्किंग कैपिटल इतना है, टोटल एसेट्स इतना है, EBIT इतना है, रिटेन्ड अर्निंग्स इतना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतना है, टोटल लायबिलिटीज इतना है, सेल्स इतना है। फिर आपको ये फॉर्मूला आपको खुद को याद रखना पड़ेगा और आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे जेड स्कोर निकालो।
तो आपको ये एक तो कोफिशिएंट तो ध्यान रखना ही है, और साथ में ये x1 क्या होता है ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपको पता रहेगा कि x1 कैसे निकलेगा। तो सारी चीज़ एकदम क्वेश्चन बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम आसान रहता है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना और x1 क्या होता है इसका फार्मूला ध्यान रखना है, अदरवाइज सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे में गिवन होती है। अब इसमें कोई भी स्कोर आइडियल नहीं होता, क्योंकि आपका आंसर 2.99 से जितना ज़्यादा आएगा तो वो सब सेफ जोन में ही आएगा, चाहे 2.99 है, 2.99 चाहे 3.99, आपका आंसर सेफ जोन ही रहेगा। तो इसमें कोई एकदम एक स्कोर नहीं रहता कि आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपका इतना तो आना ही चाहिए, आइडियल स्कोर नहीं होता। इसमें अगर आपका 5 भी आया तो भी आप सेफ जोन में हो, 2.99 भी आया तो भी आप सेफ जोन में हो। अब 3 जोन होते हैं, एक होता है डिस्ट्रेस, एक होता है ग्रे और एक होता है सेफ। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं 3 जोन कौन कौन से होते हैं। डिस्ट्रेस कब होता है, लेस देन अगर आप 1.81 स्कोर करते हो तो वो होता है बैंकरप्सी की तरफ आप जा रहे हो। ग्रे आ रहा है तो ये जेड स्कोर की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपका जेड स्कोर इसमें से कुछ आया तो क्या होगा, 1.81 से 2.99 आया तो आपका इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अभी बैंकरप्सी होगा नहीं, पर हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, तो अभी आपको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। अगर आपका मोर देन 2.99 आया तो आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फार्मूला काम का एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है एक आता है एच स्कोर मॉडल। इसमें बेसिकली 0 to 100 के बीच में स्कोर होता है, थ्रेश होल्ड होता है 25। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसमें ऑल्टमैन जेड स्कोर है। बाकी सारे मॉडल्स आप ऐसे ही रीड कर सकते हो। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव मॉडल्स में आता है अपने पास अर्जेंटीज ए स्कोर। दोनों मॉडल काम की, एक है ऑल्टमैन जेड स्कोर और एक आता है अर्जेंटीज ए स्कोर। अर्जेंटीज ए स्कोर क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफेक्ट अगर आपने सही नहीं करी तो हो सकता है वो फ्यूचर में मिस्टेक बन जाए। मिस्टेक को आपने सही नहीं करा तो वो आपकी कंपनी के लिए सिम्टम्स ऑफ फेलियर है। अब इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर मैक्सिमम स्कोर होता है 100, यानी कि आप 100 में से जितना कम स्कोर करोगे उतना बेटर है। हेल्थी कब कहलाओगे, जब आपका स्कोर 25 रहे, यानी कि 25 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और डिफेक्ट के केस में 10 आ सकता है, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिस्टेक 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 होगी चलेगा। सिम्टम्स ऑफ फेलियर में अगर एक भी नंबर आ रहा है, एनीथिंग इज़ अ रिस्क, यानी कि कुछ भी नहीं आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब आपका फर्म हेल्थी कहलाएगा। तो ये दोनों मॉडल बहुत काम के, आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीज ए स्कोर, ये नंबर भी आपको ध्यान रखना है, हेल्थी फर्म, डिफेक्ट, मिस्टेक, सिम्टम्स ऑफ फेलियर के। उसके बाद अपने पास आता है ये ऑल्टमैन जेड स्कोर था। ये किसके लिए था, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था। अब अगर आप चाहते हो जैसे प्राइवेट फार्म का निकालना, तो उसके लिए आपको ये जेड स्कोर ध्यान रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला ऑल्टमैन जेड स्कोर है। उसके बाद अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ये इसके एग्ज़ाम में आने के 1% ही चांस है। क्योंकि प्राइवेट फार्म के बाद इन्होंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग फार्म भी दे रखा, ऑपरेटिंग इन डेवलप्ड मार्केट्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फार्म ऑपरेटिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया वगैरह हो गया, वहाँ कैसे आप जेड स्कोर निकालोगे, तो उनके लिए अलग दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग फार्म का ऑल्टमैन जेड स्कोर। अदरवाइज़ आप ध्यान रखना चाहो, याद करना चाहो तो कर सकते हो। और इसकी x1, x2, x3 सब सेम है, x4 चेंज होता है यहाँ, क्योंकि प्राइवेट फार्म है तो मार्केट वैल्यू तो होगी नहीं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। और फिर इसमें ये नंबर सेम नहीं है, लेस देन 1.81 उधर था मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ 1.23 है, फिर यहाँ 1.23 से 2.99, फिर मोर देन 2.99। ऐसे ही फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग फार्म के लिए अलग नंबर दे रखे हैं, तो इसको आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज इतना पॉसिबल होता नहीं है। तो मेन जो आप ये टेबल ध्यान रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर, इसको बोलते हैं पीएस स्कोर और टेफलर्स पीएस, इसकी अलग टेबल होती है। अगेन आप देख सकते हो, अगर इसमें मेन जो एमसीक्यू आता है वो है, अगर जेड स्कोर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब होता है आपकी कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो सबसे इसका अगेन
लीस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत कम 1% चांस है एग्ज़ाम में आए। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये वाला स्कोर आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अर्जेंटीज ए स्कोर कैसे निकालते हैं। ऑल्टमैन जेड स्कोर का तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था अर्जेंटीज ए स्कोर में कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो डिफेक्ट है 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक 15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सिम्टम्स ऑफ फेलर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये आपसे इधर लिखा हुआ है ओवरऑल स्कोर, तो ओवरऑल स्कोर 25 तक चल सकता है। 25 से कम होगा तो भी चलेगा, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीज ए स्कोर में अलग होता है, तो जाके आपका फॉर्म है हेल्थी। अब जैसे इधर आप देख सकते हो, जैसे कि इधर सिम्टम्स ऑफ फेलर 0 से बढ़ के कुछ भी अगर नंबर आ रहा है तो आपका फॉर्म रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सिम्टम्स ऑफ ट्रबल तो हमेशा 0 ही रहना चाहिए। और अगर मिस्टेक 15 से ज़्यादा है, डिफेक्ट भले ही चाहे 0 हो गई हो, तो भी आपका फॉर्म है रिस्की। अच्छा, आपका ओवरऑल स्कोर 25 से कम है, फिर भी आपका फॉर्म रिस्की हो सकता है। कब? अगर आपकी कंपनी में सिम्टम्स ऑफ फेलर है तो इस तरीके से अर्जेंटीज ए स्कोर बनता है। ये सिर्फ आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि इसमें अपन तब मार्क्स देते हैं जब आपकी कंपनी में कोई गलती होती है। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्टिव नहीं, पैसिव है, तो उसमें आप फिर इधर नंबर देते हो, तो उसमें स्कोर देते हो 2, तो इसलिए दे रखा है। अगर सब कुछ सही है तो आप इधर 0 लिखते हो। तो ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हो 100 होता है। मेन जो टेबल है वो ये वाली टेबल है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। जो मैंने बताया सिर्फ आपको वो ध्यान रखना है। एक तो ऑल्टमैन जेड स्कोर का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये पूरा टेबल, ठीक है, और एक आपको अर्जेंटीज ए स्कोर का ये वाला नंबर्स ध्यान रखने हैं।